प्रश्न एक, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? सेफ्टी वॉल्व ऑफ द अर्थ का नेचर। ए भूकंप, सी बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी, डी नदियां। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ज्वालामुखी है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से विस्फोट करता है तो काफी मात्रा में गैस और विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़े छोटे निकलते हैं। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है इसलिए इसे सेफ्टी वॉल ऑफ द नेचर कहा जाता है। जैसे कुकर में नहीं होता सेफ्टी वॉल, है ना, जब वो काफी मात्रा में गैस आ जाती है तो सेफ्टी वॉल फट जाता है और गैस कुकर से निकल जाती है। उसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि एक जगह काफी मात्रा में गैस इकट्ठा हो जाती है तो जहां भी वो पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट का कमजोर सतह पाता है और वहां टूट के निकल जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी ज्वालामुखी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में सम्मिलित नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गित किए गए हैं? ए जागतिक ज्वालामुखी, बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी मृत्यु ज्वालामुखी और डी यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका उत्तर है डी यौगिक ज्वालामुखी। देखिए, जागतिक ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी से है जिसमें से लगातार विस्फोट होता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। जैसे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट एटना इटली का है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप है, अंटार्कटिका का एयरबस है और हवाई द्वीप का मोनोलोआ। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जागृत ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखियों से है जो एक बार सक्रिय तो हो गए हैं, उसके बाद वो शांत हो गए हैं, उसके बाद दोबारा भविष्य में सक्रिय होने की संभावना रहती है। तो इसमें जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस आता है। मृत ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी से है जिनमें पूर्व में तो विस्फोट हो गया है, अब भविष्य में इस प्रकार की कोई विस्फोट की संभावना नहीं होती और उसके क्रेटर में पानी भर जाता है। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी यौगिक ज्वालामुखी। थर्ड क्वेश्चन, पहले अश्रु पहले टीयर्स की उत्पत्ति कब होती? ए भूकंप के समय, बी प्लेट टेक्टोनिक से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय और डी पर्वत निर्माण के समय। तो इसका उत्तर है सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। एक्चुअली ये जो वर्ड आया है पहले टीयर, ये कहां से आया है? हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वहां पे जब विस्फोट होता है तो वो उस पे ऐसा लगता है कि जैसे लावा है और चमकीले धागे की तरह होता है, इसलिए इसको भी कहा गया है पेले हेयर, ओके, या पेले टीयर्स। तो इसका उत्तर सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। जो इसका जो उत्तर है वो 4 का सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। एक चीज जान लीजिए कि जो ज्वालामुखी में से निकलता है उसमें जो जल वाष्प है, जिसको इंग्लिश में हम वाटर वेपर कहते हैं, ये करीब 80 से 90% भाग होता है। इसके अलावा जो अन्य जो गैसें निकलती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा और एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? ए पायरोक्लास्ट, बी ब्रेसिया, सी लेपेली, डी स्कोरिया। तो इसका जो उत्तर है ए पायरोक्लास्ट होता है। पायरोक्लास्ट के अंतर्गत लावा और धरातली चट्टाने दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको बहुत क्लियर करिए कि पायरो के अंदर होता है लावा प्लस चट्टान, ठीक है, और बाकी सबको भी समझ लीजिए। जो ब्रेशिया होता है ये भी सब उसी के रूप से बनते हैं। ब्रेशिया का होता है ये इससे भी नोकीले टुकड़े होते हैं, पत्थरों के नोकीले चट्टान होती हैं ये सब, ठीक है। लैपिली मटर के दाने की तरह होती हैं ये,
मटर के दाने की तरह जो होती है चट्टान या गोलियां, कंचे के आकार भी कह सकते हैं, उसको लैपली कहते हैं। और जो स्कोरिया होता है वो इससे भी छोटे होते हैं। तो क्लियर हो गया आपको। पायरो के अंदर लावा और चट्टान, ब्रेसिया में नोकीले चट्टान, लैपली मटर के दाने, स्कोरिया छोटे, जो लैपली से भी छोटे होते हैं उनको स्कोरिया कहते हैं। भूकंप मूल फोकस वो स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक की यात्रा करके पुनः वापस लौट जाती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने कि हमने पढ़ा है इसको पहले से। जहां पे भूकंप उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं फोकस, और इसके ठीक 90 डिग्री पे क्या होता है, इपिक सेंटर, है ना। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप में धरातली तरंगे होती, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक और गौण तरंगे। तो इसमें जो 7th का उत्तर कौन सा है, धरातली तरंगे। ये देखिए मैंने बताया था अभी प्रश्न जो हम लोगों ने किया था, ये पृथ्वी है, जो पी तरंगे अंदर जाती हैं, ये एस तरंगे हैं, एस पी, ये भी पी है, ये एस है, और ये जो धरातल पे रहती कौन सी है, एल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल तरंगे। इसको कहते हैं लव वेव भी कहते हैं, मैंने पढ़ाए थे आपको। और सबसे ज्यादा ये विनाशकारी होती है। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति कितनी होती है, 0.7, 1.7 गुनी, 2.7 गुनी, 3.7 गुनी। तो इसका उत्तर है 1.7 गुनी। इसका मतलब है पी तरंगों की जो गति होती है सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है, ठीक है। उसके बाद एस तरंगों की गति होती है, फिर एल तरंगों की गति होती है। एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये तरंगे द्रव्य से होकर नहीं गुजरती, इन्हें द्वितीय तरंगे भी कहा जाता है। उपरोक्त सही। तो इसका उत्तर देखिए, इसको हम बना लेते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। हमने कई बार पढ़ाया है कि जो पी तरंगे हैं वो केवल वही पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं, जो एस तरंगे हैं उनकी वो कोर में नहीं रहती। तभी तो हम बता पाते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो तरल अवस्था में है। हम क्यों बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस तरंगे अनुपस्थित नहीं है। तो ये तरंगे बिल्कुल सही है, ये द्वितीय तरंगे, यस। ये पी के बाद इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी ये तरंगे अनुप्रस्थ, ये भी तरंगे। तो इसका मतलब इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। एल तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इस तरंग का संचरण मार्ग अवतल होता है। ये तरंग पृथ्वी की केवल धरातली भाग में ही संचरण करती है, धारा मतलब वेव। ये तरंगे आड़े तिरछे जिगजैग रूप में धक्का देती है। इन तरंगों के कंपन की गति सबसे अधिक होती है। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, ये धारा मतलब वेव धरातल पे चलती, ये बिल्कुल उत्तर सही है। ये तरंगे आड़े तिरछे रूप में धक्का देती तरंग, इन तरंगों में कंपन की गति पूछी, गति नहीं पूछी, कंपन जो सबसे अधिक होता है इसी में होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या है, ए वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका मार्ग अवतल ना होकर उत्तल होता है। एल के बारे में जान लीजिएगा, गति सबसे कम होती है, कम, लेकिन विनाशकारी सबसे अधिक होती है। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है ए, वायुदाब और हवाएं भी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण से भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान उपयोग से। देखिए जो धाराएं हैं वो गर्म और ठंडी होती है। तो मैंने बताया कि जैसे आप ये मैप ले लीजिए, ये पृथ्वी ले लीजिए, तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जो भी जलधारा चलेगी ध्रुवों की ओर, पोल की तरफ, वो कौन सी होगी, वो होगी गर्म, ठीक है। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कौन सी होंगी,
ठंडी। तो इनमें यदि देखा जाए प्रश्न में, तो पृथ्वी की ये जितनी भी क्रियाएं लिखी हैं सभी जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? देखिए अभी मैंने समझाया था, इसको फिर से समझ लीजिए। ये इक्वेटर है और ये पोल है, ठीक है, ध्रुव है। जो गर्म जल धाराएं हैं वो क्या होती है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, जिनको हम वार्म करंट कहते हैं, वार्म या गर्म जल धारा। और जो ठंडी जल धारा होती है पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं, जिनको हम कोल्ड कहते हैं या ठंडी जलधारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? समुद्र में गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंधीय की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, ध्रुवों की ओर। ये इक्वेटर से ध्रुव की ओर जा रही है। निम्नलिखित में किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवहित है? चीन सागर, बी जापान सागर, सी सरगोसो सागर, डी मारमारा सागर। तो इसका उत्तर है सी, सरगोस सागर। अभी मैं मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा ये क्या है। जान लीजिए कि ये जो सरगोस सागर है ये एक्चुअली है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 35 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर विस्तार है। तो क्या है कि इस तरह आप देखिएगा, इस तरफ गल्फ स्ट्रीम चलती, उत्तरी अटलांटिक, और इधर यूरोपियन धारा, और इधर उत्तरी विश्वती धारा। उसके बीच में ये समुद्र का जो पानी है यहाँ पे रहता है। ये इसका तापमान थोड़ा अधिक होता है, और ये करीब करीब जो तापमान होता है यदि आसपास के देखा जाए तो करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान होता है। और लेकिन इसकी लवणता भी बहुत अधिक पाई जाती है, यहाँ पे 37 तक लवणता पाई जाती है, जो आसपास के सागर से बहुत अधिक है। देखिए इस मानचित्र में ये देख रहे हैं, एक तरफ गल्फ स्ट्रीम है, यह कनारी की जलधारा, यह उत्तरी विश्वती जलधारा है, और इसके बीच में सरगोस सागर है। तो क्या ये जलधारा इस तरह पूरा एक चक्कर काट रही है? यदि ध्यान से देखिए, यहां से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो पूरा एक राउंड मार रही है, जिसके कारण जो बीच का है वो जो सागर है अलग सा प्रतीत होता है, और इसका तापमान लवणता आसपास के सभी क्षेत्र से अधिक होता है। निम्नलिखित कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है? ए फ्लोरिडा धारा, बी कैनारी धारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी क्यूराइल धारा। तो पहले जान लीजिए ये फ्लोरिडा धारा कौन सी है, ये वार्म है। कैनारी की धारा कोल्ड है, हम्बोल्ट की जलधारा कोल्ड है, और क्यूराइल की भी कोल्ड है। लेकिन इसमें कौन सी धारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती? वो है सी, हम्बोल्ट की धारा। इस मानचित्र से समझिए, देखिए ए फ्लोरिडा की धारा कहाँ पे? ये फ्लोरिडा की धारा यहाँ पे बहती है, ये फ्लोरिडा है ना, तो यहाँ पे बहती है, ये भी इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। फिर एक कैनारी की धारा, ये देखिए ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। डी हम्बोल्ट की जलधारा, ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में है। और सी थी क्यूराइल की धारा, ये ओवोशियो की धारा है, इसी को क्यूराइल की धारा भी कहते हैं। क्यूराइल ये ठंडी जलधारा लेब्राडोर के समान है, इसको भी क्यूराइल, ये भी उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट की जलधारा, जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है बिस्की की खाड़ी में, मेक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मेक्सिको की खाड़ी में। ये देखिए ये है मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरिडा है, यहाँ से फ्लोरिडा जलधारा, और ये एंटीलीज जलधारा कैरेबियन आइलैंड से एंटीलीज जलधारा, और यहाँ से कौन सी आ रही है? फ्लोरिडा। ये जलधारा दोनों आपस में जब मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? फॉन, नॉर्दर्न, चिनूक और सांता आना। तो इसका उत्तर है सी, चिनूक। इसको हम क्या कहते हैं? हिम बख्शी भी कहते हैं, क्योंकि इसके आने से हिम पिघलने लगती है और तापमान में वृद्धि होती है। इनके बारे में फॉन क्या है? ये भी एक वार्म एयर है, जो कहाँ पे चलती है? अल्प्स पे। अल्प्स मतलब यूरोप पे चलती है, और अंगूर की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नॉर्दर्न क्या है? कोल्ड विंड है, ये जो अमेरिका के टेक्सास पे चलती है, ठीक है। सांटाना ये भी वार्म विंड है, और ये कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में चलती है। जिससे क्या होता है? फलों के बगीचों को नुकसान होता है, ठीक।
निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? खमसीन मिस्र, चिनूक चीन, सिराको काको इटली और गिबली लीबिया। तो ये चिनूक चीन में नहीं चलती, ये कहाँ चलती है? ये यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलती है। ठीक है। यूरोप के जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल और शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? डी जोरान। बोरा भी एक कोल्ड विंग्ड है और ये कहाँ पे चलती है? यूगोस्लाविया, जो फॉर्मर यूगोस्लाविया उस या कहिए एड्रियाटिक तट के पास चलती है। मिस्टिल ये भी कोल्ड विंड है, ये फ्रांस में चलती है भूमध्य सागर की ओर। और चिनूक कहाँ है? कनाडा में चलती है। कितनी बार हम लोग पढ़े? कनाडा यूएसए में, है ना। ये लेकिन वार्म करंट है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या जाता है? सिराको, चिनूक, खमसीन, हरिकेन। तो इसका उत्तर है बी, चिनूक। सिराको ये वार्म करंट है जो इटली की ओर चलती है। इसी को खमसीन कहते हैं मिस्र में। हरिकेन ये चक्रवात है ना, एक चक्रवात है हरिकेन जो हिंद महासागर में चलता है। निम्न में कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, खमसीन। मिस्ट्रिल भी क्या है? कोल्ड है, ये फ्रांस में चलती है। बोरा एड्रियाटिक तट पे चलती है यूरोप के, ये भी कोल्ड करंट है। ब्लिजार्ड भी कोल्ड विंड है, ये साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग में ये चलती है। तो इसमें एक ये खमसीन ही है जो वार्म है और इसको अलग अलग देशों में अलग, जैसे हम लोग इसको क्या है, मिस्र में क्या कहते हैं या इटली में इसको कहते हैं सिराको। कहाँ कहते हैं? इटली में कहते हैं। ठीक है। और इसको गिबली भी कहते हैं, गिबली भी कहते हैं, चिली भी कहते हैं। ट्यूनीशिया में इसको चिली भी कहते हैं। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। ये इस तरह आप बना लीजिए। ठीक है, ये मेंटल हो गया और ये क्रस्ट हो गया। तो ये क्रस्ट का संपूर्ण भाग, ऊपरी क्रस्ट, और मेंटल का ऊपरी भाग। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्रस्ट और मेंटल को कौन सी परत अलग करती है? जिसको हम कहते हैं मोहोरिको, है ना। और ये मेंटल के दोनों भागों को कौन सी परत अलग करती है? जिसका नाम है रेपेटी। और मेंटल और कोर को कौन सी अलग करती है? जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग। ठीक। तो इसका उत्तर सी वाला होगा, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। 22 क्वेश्चन, मेंटल के निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका लोहा। तो याद रखिएगा, सबसे पहली परत कौन सी थी? सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। तो ये क्रस्ट हो गया एक तरह से, याद को ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, है ना। तो कौन सी परत आ गई इसके अंदर? सी वाली, सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन दिशा में भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा और पश्चिमी भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा और पूर्व। तो इसका उत्तर भूमध्य रेखा और पश्चिम। इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, ये 1912 में वैगनर ने दिया। वैगनर कहा कि प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक थे, जिसको उन्होंने कहा पैंजिया, जिसका वर्ड उन्होंने रखा पैंजिया। यदि मान लीजिए सारे महाद्वीप एक है, इसके चारों तरफ जो कौन था
पैंथालासा सागर था। ठीक है, इसके बीच में भी एक सागर था जिसको उन्होंने कहा टैथिस। टैथिस के उत्तरी भाग को उन्होंने कहा अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये जो पैंजिया का जो ब्रेकअप हुआ वो किस काल में हुआ? कार्बोनीफेरस युग में। पैंजिया कई भागों में बढ़ गया, जो वर्तमान में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो विभाजित हुआ कार्बोनीफेरस युग में, उसके बाद ये किस तरफ इसकी दिशा हुई टूटने की, मूवमेंट की? भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर हुई। वैगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? देखिए, मैंने अभी ये प्रश्न कराया था तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। ए कैम्ब्रियन, बी पर्मियन, सी कार्बोनीफेरस और डी प्रीकैम्ब्रियन। तो इसका उत्तर होगा सी कार्बोनीफेरस।